चलिए, आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रेरित कंपन, यानी कि फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये एक ऐसी ताकत है जो बड़े बड़े पुलों से लेकर हमारी रोजमर्रा की गाड़ियों तक हर चीज पर अपना असर डालती है। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सवाल से करते हैं। हम सबने बचपन में झूला तो झूला ही है। कभी सोचा है कि जब कोई बिल्कुल सही टाइम पर धक्का लगाता है तो वही झूला अचानक बहुत ऊंचा जाने लगता है? बस यही छोटा सा सवाल हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर तक ले जाएगा। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम झूले के इस खेल से शुरू करके वाइब्रेशन के पीछे की साइंस को पकड़ेंगे, समझेंगे कि ये रेजोनेंस आखिर है क्या, वाइब्रेशन कैसे और कितना बढ़ता है, हमारी असल दुनिया में इसके क्या-क्या उदाहरण हैं, और इंजीनियर्स कैसे गाड़ियों को झटकों से बचाते हैं। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब समझना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए, अब खेल के मैदान वाले झूले के उदाहरण को इंजीनियरिंग की नज़रों से देखते हैं। समझते हैं कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसे कैसे स्टडी करते हैं। वो जो झूले को दिया गया धक्का है ना, वो फोर्स्ड वाइब्रेशन का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। यहाँ झूला हमारा सिस्टम है और वो धक्का एक बाहरी बार बार लगने वाला फोर्स है। तो जब भी कोई बाहरी ताकत किसी चीज को मूव करती है, हम उसे फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। सिंपल। अब ये जो इक्वेशन स्क्रीन पर दिख रही है, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। ये कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं, बल्कि वाइब्रेशन की रूल बुक है। ये इक्वेशन बताती है कि कोई भी हिलने वाला सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। यहाँ m है मास, c है डैम्पिंग या फ्रिक्शन, और k है उसकी अकड़न मतलब स्प्रिंग जैसा गुण, और सबसे जरूरी Ft, ये है वो बाहरी धक्का जो हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उस जादुई पल की जब एक छोटा सा धक्का झूले को आसमान तक पहुंचा देता है। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे कहते हैं रेजोनेंस या अनुनाद। ये तब होता है जब हमारे धक्के का ताल झूले के अपने कुदरती ताल से मैच कर जाता है। देखिए, हर सिस्टम की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब वो लय जिस पर वो खुद ब खुद झूलना पसंद करता है। और एक होती है फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे धक्का देने की लय। और जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज यानी नेचुरल और फोर्सिंग एक दूसरे से मैच कर जाती हैं, तो होता है अनुनाद। इस एक पल में हर धक्का सिस्टम की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है, और उसका एम्पलीट्यूड मतलब वो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं तो एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आती हैं, एम्पलीट्यूड का ग्राफ सीधा आसमान छू लेता है। यही है अनुनाद की असली ताकत। एक इंजीनियर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि अनुनाद के वक्त वाइब्रेशन आखिर कितना बढ़ सकता है, और हाँ, इसे मापने का भी एक तरीका है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें डैम्पिंग यानी रुकावट बहुत ही कम हो, उसमें अनुनाद के समय कंपन 50 गुना तक बढ़ सकता है। 50 गुना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी बढ़ोतरी को मापने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन फैक्टर। सीधे शब्दों में कहें तो ये बस एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि अनुनाद की वजह से वाइब्रेशन कितने गुना बढ़ गया है। तो सवाल ये है कि इस बढ़ते हुए कंपन को कंट्रोल कैसे करें? इसका जवाब है डैम्पिंग। ये टेबल देखिए, जब डैम्पिंग ना के बराबर है तो मैग्निफिकेशन 50 गुना है, लेकिन जैसे ही हम डैम्पिंग बढ़ाते हैं, मैग्निफिकेशन फैक्टर तेजी से नीचे आ जाता है। यही एक इंजीनियर का सबसे बड़ा हथियार है। तो अनुनाद पर एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका क्या है? हमारी असल दुनिया में वाइब्रेशन एक दो-धारी तलवार की तरह है। कभी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो कभी ये हमारे बहुत काम आने वाला एक टूल बन जाता है। इसका सबसे आम दुश्मन वाला उदाहरण है वॉशिंग मशीन। जब गीले कपड़े एक तरफ जमा हो जाते हैं तो एक अनबैलेंस पैदा होता है। अब जब ड्रम तेजी से घूमता है तो ये अनबैलेंस एक फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बनाता है, और अगर ये फ्रीक्वेंसी मशीन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो होता है रेजोनेंस, और मशीन जोर जोर से कांपने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर्स इसी सिद्धांत का बहुत चालाकी से इस्तेमाल भी करते हैं। सिस्मोग्राफ जैसे उपकरण इसी तरह डिजाइन किए जाते हैं। उन्हें जानबूझकर जमीन की हलचल से रेजोनेट करने के लिए बनाया जाता है, ताकि वो बहुत छोटे भूकंपों को भी पकड़ सकें। अच्छा, क्या कोई और ऐसी मशीन सोच सकते हैं जहां अनचाहा कंपन एक बड़ी समस्या है? चलिए, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। किसी सिस्टम को अनचाहे वाइब्रेशन से कैसे बचाएं?
और इसके लिए हमारी गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। यहाँ हमारा एक ही लक्ष्य है, ट्रांसमिसिबिलिटी को कम करना। ये बस ये मापता है कि सड़क के झटकों का कितना हिस्सा गाड़ी के अंदर बैठे इंसान तक पहुंच रहा है। एक अच्छे सस्पेंशन का काम है इस ट्रांसमिसिबिलिटी को लगभग 0 कर देना। ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला है इनपुट, यानी सड़क के गड्ढे। दूसरा है आइसोलेटर, यानी हमारी स्प्रिंग्स और शॉक एब्जॉर्बर्स। और तीसरा है आउटपुट, यानी हमें मिलने वाला आराम। तो आसान शब्दों में कार के सस्पेंशन का मुख्य काम क्या है? इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा मंत्र है, फ्रीक्वेंसी रेशियो बढ़ाओ, झटके घटाओ। इसका मतलब है कि अगर सड़क के झटकों की फ्रीक्वेंसी गाड़ी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा होगी तो झटके बहुत कम महसूस होंगे। एक अच्छा सस्पेंशन सिस्टम बिल्कुल यही करता है। तो हमने वाइब्रेशन के बारे में काफी कुछ सीख लिया। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इंजीनियरिंग की बड़ी तस्वीर में कहां फिट होता है। चलिए फटाफट से सब कुछ दोहराते हैं। प्रेरित कंपन यानी बाहरी फोर्स से होने वाला वाइब्रेशन, अनुनाद यानी जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर जो इस बढ़ोतरी को मापता है, डैम्पिंग जो इसे कंट्रोल करने का हमारा हथियार है, और आखिर में ट्रांसमिसिबिलिटी जो वाइब्रेशन को हम तक पहुंचने से रोकने का तरीका है। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन सिद्धांतों को समझना ही आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की नींव है। चाहे वो भूकंप से बचाने वाली बिल्डिंग्स बनानी हो, ड्रोन के कैमरों को एकदम स्टेबल रखना हो, या हाई स्पीड ट्रेनों को सेफ और आरामदायक बनाना हो, हर जगह वाइब्रेशन पर कंट्रोल पाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इन कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करना ही नई खोज का रास्ता खोलता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगला ऐसा कौन सा बड़ा आविष्कार हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन की साइंस को पूरी तरह समझकर ही बनाया जा सकेगा? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।